हेलो बच्चों, तो आइए हमने 3.1 खत्म कर लिया है, ठीक ना। तो आगे हम लोग 3.2 देखेंगे, ठीक ना। आज हम लोग 3.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। 3.2 आप लोग को 3.1 तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। जैसे 3.1 में था उसी तरह से 3.2 में भी कुछ क्वेश्चन सेम सेम है, एक तरह से ग्राफी है। सबसे पहला क्वेश्चन पहलका में ही तो ये कहता है कि निम्नलिखित क्या कहता है कि समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ग्राफ क्या इसका भी क्या है कि ग्राफ बनाकर हम इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको पता है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना, और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो कहता है पहला नंबर क्वेश्चन का पहला पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है ना। कहता है कक्षा 10th के है ना कि 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली क्या हाँ पहली ठीक ना प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि क्लास 10वीं का स्टूडेंट था, है ना, और 10वीं के 10 गो स्टूडेंट ओनली फॉर 10, है ना, कि क्या 10 गो स्टूडेंट एक कोई प्रतियोगिता कुछ भी हो, यह क्या है ना पहेली का हो या कुछ किसी भी चीज का हो, ठीक ना, भाग लिया। और कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार क्या चार अधिक है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है। मान लिया कि लड़का की संख्या 2 तो लड़की की संख्या 6, है ना, इसी तरह से, ठीक है, चार अधिक है। तो कहता है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, दोनों का। तो मान लेते हैं जब जिस चीज का हम लोग को ज्ञात करना होगा, जिस चीज की संख्या ज्ञात करनी होगी उसी को हम लोग मानेंगे। तो माना लड़कियों की क्या लड़कों और लड़कियों थी ना था ना। तो माना लड़कियों की माना लड़कियों की संख्या इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है, इसीलिए हमने लड़कियों की संख्या माना। और उसी तरह से लड़कों की संख्या इक्वल टू वाई। क्या लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। यहां तक किसी को क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप समझिएगा, तो हमने x और y तो मान लिया कि लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है ना। तो प्रश्न से चलते हैं, इसे नहीं प्रश्न आंसर लिख देते हैं। प्रश्न श्रव, ठीक है। ठीक ना, इसके अनुसार चलिए, ठीक ना, प्रश्न अनुसार, ठीक ना, प्रश्न अनुसार, ठीक। तो प्रश्न के हिसाब से समझिएगा ध्यान से कि लड़कों की संख्या कुल संख्या x, लड़कों की संख्या y, आपके किसके अनुसार प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से क्या बोलता है कि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितने, देखो कि लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितना के बराबर है, तो 10 के बराबर है। तो लिख सकते हैं ना कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की कुल संख्या बराबर एक्स। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या की कुल संख्या बराबर कितना, एक्स के बराबर, ठीक ना। लड़कों या लड़कियों की कुल संख्या बराबर कितना, एक्स, एक्स नहीं 10 के बराबर था ना। 10 कह रहा था, 10 को प्रतियोगिता में भाग लिया था तो 10, तो एक्स क्या कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या इक्वल टू कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। हमारा ये पहले का समीकरण निकल गया। दूसरा का समीकरण में क्या कह रहा था समझिएगा कि दोनों का अंतर, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना का है, यानी कि क्या कि देखिएगा समझिएगा, कहता है कि लड़कियों की संख्या है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि लड़कियों की संख्या में से दूसरा का स्थिति, ये स्थिति फर्स्ट स्थिति सेकंड में
क्या कहता है कि क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या इक्वल टू कितना 4, हमारा दूसरा। इसको 3.1 के जैसा ही आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके लिए हम आगे नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि आप लोग को आगे, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से 3.1 को वीडियो 3.1 वाला वीडियो को देखिए और इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर होता है तो, अगर हो जाता है हमको पता है कि सबसे हो जाएगा क्योंकि आप लोग 3.1 में तीनों क्वेश्चन सेम है और उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है जिससे आप लोगों को क्या इसका हल मिल जाएगा। और आप लोग अगर ग्राफ बनाइएगा तो ये प्रतिच्छेद करेगा कितना कितना पॉइंट पर, कितना कितना पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये प्रतिच्छेद करेगा 7 और 3 पर प्रतिच्छेद करेगा लगभग, ठीक ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग घर बनाइए, समीकरण क्या घर बना करके समीकरण 1 से चल के, ठीक ना, समीकरण 1 से, ठीक ना, 1 से, ठीक ना, समीकरण 1 से तो घर बनाइएगा इस तरह से क्या, और x और y, और इसमें कुछ भी मान सकते हैं, अपने हिसाब से मान सकते हैं। हो सकता है 7 3 के अलावा कुछ भी किसी का कहीं और है प्रतिच्छेद है, तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 7 3 बोल दिए तो 7 3 पे ही आएगा। अब अपने हिसाब से जैसे हमको इसको 10 के ग्राफ में 10 के अंदर मिलाना हैगा तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। x का मान लिया कि क्या 5, हाँ 5 मान लीजिए, तो x का मान लेंगे 5, तो 5 प्लस y इक्वल टू 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि y का मान भी कितना हो जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से तो आप अगल का 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, इस तरह से कुछ भी मान करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को एक तरह से अनुभव भी मिलेगा। सारा हम बताएंगे तो फिर आप लोग खुद से क्या करिएगा, है ना। इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं, इतना ही छोड़ देते हैं। सभी लोग को क्या दिक्कत होता है समीकरण निकालने में, हमने समीकरण इसको निकाल दिया और क्वेश्चन को आप लोग को समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं अगल का, ठीक है। तो आइए आप लोग दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं थोड़ा, ठीक ना। दूसरे का नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं, ठीक है। कहा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपया। तो इस क्या कहता है कि पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य लीजिए। तो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग तो खुद से भी कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर समीकरण तक बता देते हैं कि कुछ लोगों को ना समझ में आए तो देखिए पहले क्या निकालना हम लोग किस किस का, पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य। तो देखो पेंसिल माना जिस चीज का निकालना उसी को मानेंगे, तो माना पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x, कलम का मूल्य इक्वल टू y, ठीक ना। पेंसिल का मूल्य x, कलम का मूल्य y। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न अनुसार स्थिति फर्स्ट में क्या कहता है कि 5 पेंसिल, तो पेंसिल के मूल्य कितना माने x, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 कलम, तो कलम का कितना y माने, तो क्या 7y, है ना। टोटल मूल्य इक्वल टू कितना, दोनों का मूल्य बराबर 50। तो ये हमारा पहले का समीकरण। स्थिति सेकंड में कुछ कहता है, स्थिति सेकंड में देखिए कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7 पेंसिल तो x, ठीक ना, अब प्लस 5 कलम तो 5y इक्वल टू कितना रुपया, तो 46 रुपीज। कितना रुपीज 46 रुपीज हमारा सेकंड, ठीक। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत, और आप लोग क्या 3 4 कुछ भी मान करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा समीकरण पहल का समीकरण दूसरा का निकल गया, ठीक ना। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा सबको लोगों को क्या समीकरण निकालने में दिक्कत हो रहा था, तो समीकरण हमने निकाल दिया। आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर किसी से सॉल्व नहीं हो तो वो कमेंट करे, तो कमेंट करने पर हम क्या उसको बना करके, ठीक है ना, वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे आगे का, ठीक है। नहीं तो अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है सबसे, हम तो चाहेंगे कि सबसे सब कोई अपने से सॉल्व करे इसको, ठीक ना, जिससे उन लोगों को भी क्या एक अपने आप पर मतलब कि क्या हो भरोसा हो कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिए 3.2 का, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं आगे तीसरा का नंबर क्वेश्चन, नहीं दूसरा का नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर तीसरा का नहीं दूसरा का नंबर क्वेश्चन।
ठीक ना। दूसरे का नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, कहता है कि अनुपातो, ठीक ना, अनुपातो A1 बटा, देखो समझिएगा सब लोग, अनुपातो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ठीक ना, कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निम्नलिखित रैखिक क्या रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है और क्या कहता है कि संपाती है, ठीक ना। तो समझिएगा ध्यान से कि इसके द्वारा कंपेयर करके हम लोगों को बताना है कि यह समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदी है, तो क्या है ना, इसका किस प्रकार का हल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, कि सबसे पहले क्या यहाँ पर दिया हुआ है पहले का समीकरण, हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, बाकी का सारा क्वेश्चन आप लोग, दो क्वेश्चन बचेगा वो दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना, खुद से करना है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, आप लोग को क्या कि अगर यहां पर नहीं समझ में आए तो आप लोग एक मिनट, ठीक ना, आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है यहाँ पर तो आप लोग जाकर के थ्योरी देखिए। थ्योरी में हमने क्या कि A1 B1 C1 C2 सबको कैसे कितना बराबर क्या क्या है सारा बता रखा है वहां पर, तो आप लोग उसको वहां पर क्या कर सकते हैं, जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए समझिएगा, पहले हमने समीकरण लिखते हैं कि पहले दूसरा का पहला, ठीक है, कि 5x माइनस 4y प्लस कितना 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, हमारा ये। तो ठीक है ना, तो यहां के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A1 कहां से निकालेंगे, तो जो पहल का समीकरण है, पहल का समीकरण से पहल का ये है, दूसरा का हमारे पास समीकरण है, तो पहल का समीकरण वाला जितना भी ABCD निकालेंगे वो सारा नंबर 1 होगा, और दूसरे का समीकरण से जितना निकालेंगे सब में 2 लगा देंगे, जिससे यह पता चलेगा कि यह पहले का समीकरण का है और यह दूसरे का समीकरण का है। तो ये क्या समीकरण 1 से A1 बराबर 5, B1 बराबर कितना, देखिए आगे वाला चिन्ह भी लेकर चलता है, तो -4 और C1 बराबर 8, C1 बराबर कितना, तो 8 के बराबर हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा C1, 8 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्योंकि प्लस में तो प्लस का हमने साइन दिया, ठीक है। B1 की A2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं A2, तो A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9, ठीक ना। तो देखिए कि पहले हम लोग पहल का बराबर करते थे A1 बटा A2 क्या बराबर है कि नहीं है करके देख लेते हैं, ठीक ना। B1 बटा B2 करके बराबर देखते हैं, ठीक ना। तो तीनों को बराबर करना है ना, तो हम लोग को पहले क्या पहले दो को देखते हैं, तो क्या 5/7 बराबर 4/6, देखिए तो बराबर लग रहा है, ये तो बराबर है, तो दम बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि काटने पर भी दोनों बराबर नहीं है, अभी कटेगा ही नहीं, इसको काटेंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2/3 है इधर, तो नहीं, यानी कि हमारा पहल का जब बराबर नहीं होता है तो आप लोग बुक में भी देख रखे हैं और हम क्या थ्योरी वाले में बता रखे हैं, बुक में भी आप लोग का दिया हुआ है पीछे यहाँ पर सारणी में, ठीक ना, ये ठीक है ब्लू कलर का करके, ठीक है। इसमें देखिए बताता है कि जब अगर दिए अगल का दोनों A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर बराबर नहीं होता है तो इस यह क्या हो कैसे रेखाएं बनाती है, तो प्रतिच्छेदी, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा, और इसके कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा था हमारा कि क्या प्रतिच्छेदी करती है या समांतर है या संपाती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि यह रेखाएं यानी कि समीकरण इतना और इतना की रेखाएं ये कैसी रेखाएं होगी, तो प्रतिच्छेदी होगी, ठीक ना। इसके क्या ग्राफीय निरूपण है ना, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ठीक ना। तो जब A1 बटा क्या A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होते हैं, तब जब इतना बराबर इतना नहीं है, बराबर नहीं है या इतना है, एक मिनट ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी, है ना। यहाँ जब इतना क्या जब इतना बराबर इतना नहीं तो हो तो हो तो हो तो दिए गए समीकरण के रेखाएं
रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी ठीक है। देखिए प्रतिशत करती है, ठीक है ना, जब बराबर नहीं होगा, अगर बराबर होगा, देखिए जैसे कि इसी तरह से अगर अगर का तीनों अगर बराबर हो गए तो क्या करेगा कि समान संपाती होगी, अगर पीछे वाला बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होगी, तो समांतर होगी। तो इसी तरह से आप लोग दूसरा का क्वेश्चन भी, इसका दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा का क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से सेम टू सेम है, ठीक है ना। इसमें क्या तीनों प्रतिच्छेदी समांतर या संपाती देखना था ना दूसरा का नंबर क्वेश्चन में। तीसरा का नंबर क्वेश्चन को भी सेम टू सेम करके संगत और संगत देखना है। तो याद रखिएगा जिसके हल होंगे यानी कि वह संगत होगा, जिसके हल नहीं होंगे वह असंगत होगा। तो दो का मतलब कि अगर क्या कि रेखाएं क्या रहेगी, प्रतिच्छेदी रहेगी, तो यानी कि हल है तो संगत होगा। समांतर रहेगी क्या है कि समांतर रहने पर कितने हल होते हैं, देखिए ये बोल रहा है कि क्या अद्वितीय हल होगा कब, कि क्या कि जब क्या है कि प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। असंपाती यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कहता है कि समांतर यानी कि कोई हल नहीं होंगे, यानी कि जब रेखाएं समांतर होगी तो यह असंगत होगा और बाकी दोनों कंडीशन में यह संगत होगा, ठीक है। तो पहले का आप लोग इसी तरह से करके देख सकते हैं कि संगत है या असंगत। तो ये चीज हम इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं। तो 3 पहल का समीकरण x+2y, ठीक ना, x+2y, ठीक है, y इक्वल टू क्या 5, ठीक है। और दूसरा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो 2x - 3y बराबर 7। पहले का समीकरण, दूसरा का समीकरण। पहले का समीकरण में a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू क्या 2 और c1 इक्वल टू 5, और क्या a2 इक्वल टू, है ना, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू 7, ठीक। इस तरह से, और इसको देख लेते हैं कि उस पर रख करके, तो 3/2 क्या 2 है ना। तो देखिए तो पहले के तो रखता है कि नहीं, -3 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। और जब इक्वल नहीं होते हैं तो कुछ प्रतिच्छेदी यानी कि इसके अपरिमित रूप से क्या कि केवल एक हल होंगे, दिया हुआ है आप लोग देख चुके हैं, केवल एक क्या है, केवल एक हल होगा। और जब केवल एक हल होगा तो ये क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा संगत कहलाता है। तो ये हमारा संगत हो गया। और अगर इसी तरह से क्या कि क्या कहते हैं कि समांतर संपाती इस तरह से आए तो आप लोग इसी तरह से देख लीजिए, जिसके कोई हल नहीं होंगे वह असंगत, जिसके हल होंगे 1 हो या 10 हो या 15 हो उससे मतलब नहीं है, बस हल होने चाहिए तो वह क्या संगत कहलाएगा, और जिसके हल नहीं होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, इसको हम लोग आगे इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मिटा देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम हूबहू है। अगर संगत है या क्या अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें से चौथा नंबर में चारों क्वेश्चन है, चारों को पहले इसी तरह से हम सेम टू सेम प्रोसीजर पर जांच करेंगे कि संगत है कि नहीं है। अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से यानी कि 3.1 में जिस विधि से हम लोग बताए थे, मानने वाला अनुमान लगा करके उसमें कर रहे थे ना, कि हम मान लिया कि इसको हमें x बराबर इतना मान लिया, तो उस तरह से उसी विधि से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको चौथा नंबर को भी क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आज हम 3.2 को खत्म ही कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए अब इसको डाल देते हैं, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन खुद से, ठीक है। हम इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह दम सेम टू सेम तीसरे के जैसा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक ना। आप लोग समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि एक आयताकार बाग, तो पहले बना लेते हैं एक आयताकार बाग, यानी कि बगीचा की बात कर रहा है। एक आयताकार, ये रहा हमारा बाग, बाग मतलब बगीचा, ठीक है। तो एक आयताकार बाग जिसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ठीक है। तो कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर क्या 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप क्या 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको ना ही x लंबाई की मान पता है और ना ही y चौड़ाई के मान पता है ना। लंबाई को x मानते हैं, लंबाई को x और चौड़ाई को y मानते हैं, ठीक ना। तो ना ही इसको x का मान पता है ना ही y का मान पता है, और दोनों को निकालना है। बस इतना ही जानता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई जो है ना y से लंबाई क्या कितना ज्यादा है, तो इसका क्या 4 प्लस
कितना है 4 ज्यादा है, यानी कि यह 4 यानी कि चौड़ाई y है तो लंबाई x प्लस 4 है, क्योंकि 4 अधिक है। और इसके परिमाप दिया हुआ यानी कि चारों तरफ का जो भी है बाउंड्रीज उसका योग कितना दे दिया है 36 मीटर के बराबर दे दिया है। तो पहले हम लोग चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। माना ठीक ना कि लंबाई बराबर बाग की लंबाई आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, बाग की लंबाई बराबर कितना x, चौड़ाई y, ठीक ना। तो लंबाई के बाग बराबर बाग के लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y मान लिया हमने, क्या मान लिया। और इसकी परिमाप कितना दिया हुआ है देख लीजिए, ठीक ना। क्या अर्ध परिमाप दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है समझिएगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर कितना 36 मीटर, कितना दिया है 36 मीटर। तो ठीक है ना, तो हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। अर्ध परिमाप बराबर परिमाप का आधा है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, परिमाप का अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमाप बटा 2 इक्वल टू 36 बटा भी क्या कर सकते हैं हम लोग 2 कर सकते हैं, हाँ 36 बटा 2 कर सकते हैं दोनों तरफ ना, ये नहीं एक मिनट इधर नहीं करेंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप बराबर ही 36, परिमाप बराबर रहता तब हम दोनों तरफ करते हैं, मगर अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ है इसलिए परिमाप बटा 2 इक्वल टू कितना हमारे पास 36 मीटर आ गया। अब स्थिति प्रश्न के हिसाब से तो स्थिति फर्स्ट में चलते हैं, किसमें चलते हैं स्थिति फर्स्ट में। स्थिति फर्स्ट में क्या बोल रहा था, पहले का स्थिति कह रहा है कि कितना कि देखिए कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो x लंबाई x माइनस कर देंगे चौड़ाई को, तो यानी कि इक्वल टू किसके आने बराबर आना चाहिए, तो 4m के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 4m के बराबर आना चाहिए, तो ये हमारा पहला का समीकरण हो गया। दूसरा का समीकरण में स्थिति दूसरा का क्या कहता है, स्थिति परिमाप दिया हुआ नहीं, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू, देखिए परिमाप बराबर होता है ठीक ना परिमाप, ठीक है, परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड मतलब परिमाप सेकेंड परिमाप बटा 2 इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए परिमाप बराबर परिमाप बटा 2 इक्वल टू कितना हमने निकाल रखा है तो 36 लिखिए, लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y हो गया। तो हम लोग इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 36, हमारा दूसरा का समीकरण। अब आप इसको x और y का मान किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, कोई यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या विधि को डिस्क्राइब नहीं किया कि हाँ ग्राफी विधि या कौन सा विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। हमने विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी आप लोग को थ्योरी में बता चुके हैं, ठीक ना। 3 पॉइंट का है ना, 3 लेसन का जो थ्योरी है सबसे पहला वीडियो है, उसमें आप लोग को सारा बता रखे हैं हम लोग कि विलोपन विधि किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि है, और एक ब्रज गुणनखंड विधि जो देखने को मिलेगा आप लोग को आगे, तो वो अभी नहीं बताया है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों में से किसी विधि का प्रयोग करके इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए आसान, तो मान देखिए कि क्या कि समीकरण 1 से चलते हैं, किससे चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है 1 से समीकरण 1 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में तो बट जाएगा, तो प्लस में तो प्लस, क्या लिख देंगे बराबर 4 प्लस वाई हो गया, 4 प्लस वाई, ठीक है। तो ये है इसका कि x का, आप देखिए x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 रख दीजिए, वो x का मान, तो 4 प्लस वाई बराबर 36, दोनों को जोड़ दिए प्लस में, तो क्या 2y, आई पटी 4 प्लस में था तो ई पटी गया, तो माइनस में, तो 36 माइनस 4, तो y इक्वल टू घटा दीजिए 32 बटा 2 16, x का मान कितना आ गया 16 है ना, तो y का मान 16 आ गया, तो y का मान y बराबर 16 लिखिए ना, y बराबर 16, समीकरण 1 में
रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो कितना, तो 1 कितना है यहाँ पर 1 दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4, तो x का मान कितना है यहाँ पर, देखिए समझिएगा, x का मान हम क्या है कि x का मान तो नहीं दिया हुआ है, हमने निकाला है, y का मान हमको पता है कि बराबर कितना आया है 16 आया, तो 4, तो x तो 4 आई पट्टी लेके चल जाइए 16 को, तो प्लस में माइनस में था तो 16, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 20, तो हमारा दोनों लंबाई बराबर क्या है, लंबाई बराबर आ गया कितना 20 और चौड़ाई बराबर हमारा कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये हमारा 5वां नंबर का सॉल्यूशन था, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है ना, हम साइड। चलिए आप लोग को 5वां नंबर तो आपने लोगों ने देख लिया है ना कि किस तरह से कैसा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, ठीक ना, तो कहता क्या है, जो कहेगा उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दिया गया है, देखते हैं 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। तो दो चरों में एक ऐसी है ना और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। तो कहता है कि एक समीकरण पहले का समीकरण दिया हुआ है, आपको दूसरा का समीकरण लिखना है। तो दूसरा का समीकरण लिखना ऐसा, तो पहले का कंडीशन में कह रहा है कि ऐसा समीकरण लिखिए जिस समीकरण को लिखने के बाद यह दोनों समीकरण कैसी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं बने। ठीक है ना, इन दोनों समीकरणों से बने मतलब ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी हो। ठीक ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं के साथ हो, तो ऐसा कोई समीकरण। तो हम लोगों को प्रतिच्छेदी होने के लिए पहले कंडीशन देखते हैं। प्रतिच्छेदी होने के लिए a1/8 क्या a2 डज नॉट इक्वल टू b1/p2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये ना होना चाहिए कि a1 डज नॉट क्या a1 इक्वल मतलब कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो इस कंडीशन को कब फुलफिल करेगा, जब आगे वाला क्या इसके बराबर यानी कि 2 के बराबर नहीं हो। तो हम लोग अपने मन से कुछ भी समीकरण लिख सकते हैं, हाँ ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि हाँ यही लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे पीछे करते हैं, लो ना आगे पीछे करते हैं 3x प्लस क्या कर देंगे 2y है ना, यहाँ पर माइनस की जगह 8 है 10 है 12 कुछ भी कर सकते हैं। 8 मान लीजिए कि 12 10 12 कर देते हैं, लीजिए समीकरण हमारा दूसरा। अब देखते हैं, इसको जांच कर सकते हैं आप लोग कि क्या इसको फुलफिल करता है। देखिए 2/3 क्या 3/2 क्या बराबर है, दोनों नहीं है बराबर। हमारा ये समीकरण हमारा आंसर के रूप में ये हमारा समीकरण हो गया, जो क्या करता है कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। इसी तरह से आप समांतर रेखाएं के लिए भी और समपाती रेखाएं के लिए भी आप लोग इसी तरह से क्या कर लेंगे, इसको समीकरण खुद से एक लिख लेंगे। ठीक है ना, और इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं, बस इसी तरह से लिखना है। अगर समांतर रखने के लिए क्या होता है, समांतर रखने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए, किस तरह से देखिए क्या समांतर होने के लिए क्या लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए, लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बाकी शुरू वाला बराबर हो जाए मगर लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो मान लिया कि कोई एक समीकरण है ना, दूसरा के लिए कंडीशन कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नहीं बोल रहा है, क्या कहता है कि देखिएगा तो समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखाएं। तो समांतर के लिए यही कहता है ना कि समांतर के लिए इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। तो हम पहल का समीकरण तो यही रहेगा, मगर दूसरा का समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का समीकरण हमको ऐसा लिखना है कि पहल का तो बराबर हो पिछल का बराबर ना हो। तो पहल का जस के तस लिख देते हैं कि 2x + 3y। तो देखिए कि 2x + 3y तो बराबर लिख दिए, तो ये तो बराबर हो गया। मगर अगल का क्या करते हैं, माइनस या प्लस कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो माइनस मान लिया, तो माइनस क्या कर देते हैं, -10 था 12 कर देते हैं, 12 था 12 या 15, यही लगता है कि कंडीशन फुलफिल कर जाएगा शायद। 12 या 15 कर देते हैं, 8 से तो कटता नहीं है 15। देखिए तो इसको अब रख के देख लेते हैं, तो कितना 3/2 देखिए 2/2 बराबर 3/3 डज नॉट बराबर कितना 8/15। देखो 15 कटेगा नहीं, यानी कि 3 यानी कि 1 के बराबर आएगा नहीं आने वाला। अगर 16 कर देते तो आ जाता है, 8 दूनी 8 तभी नहीं होता। ठीक है, 16 भी कर दे तो भी नहीं होता। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल करता है, तो हमारा दूसरा का समीकरण ये हो गया, ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। आप लोग कुछ भी कर रख सकते हैं, इसी तरह से आप लोग तीसरा का खुद से कर लीजिएगा। तीसरा का हम नहीं बताते हैं, आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि 2 को हमने बता दिया, तो तीसरा का आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, तो अगल का देखते हैं।
तो देखिएगा, तो अगल का कुछ करना नहीं है, ठीक ना। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 है ना बराबर 0, और कहता है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या कहता है 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और क्या कहता है त्रिभुजाकार क्या कहता है पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिएगा, हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं। देखिए 7वां नंबर में क्या दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना। दो समीकरण कौन कौन कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यह 3.1 का जिस तरह से हमने ग्राफीय विधि से हल किया था ना, उसी विधि से इसको पूरा का पूरा हल कर देना है। तो आप लोग पहले समीकरण 1 से चलिएगा, समीकरण 1 से बॉक्स बनाइएगा इस तरह से ही, जिस तरह से उसमें बनाए थे। x मानेंगे, y मानेंगे, और x की जगह पर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। कि x की जगह पर आप लोग रखिए 0 1 2, मान लिया कि 0 1 2 ऐसे कुछ भी अपना रख करके नीचे का सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद कुछ नहीं, आप लोग को बनाना उसी तरह से सेम टू सेम। हम देखिए बता देते हैं कि क्या कि मान लिया कि यहां पर एक रेखा ऐसे गया, दूसरा का रेखा ऐसे जाता है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि दूसरा का रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, तो एक ये निर्देशांक हो गया, है ना, मिल रहा है ना। तो इसका निर्देशांक निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो क्या है कि यहाँ पर भी तो हम लोग करेंगे ही, तभी तो यहाँ जाएगा। तो यानी कि जहां जहां कटेगा वहां, और देखिए यहाँ से एक ऐसे इस तरह से क्या बन रहा है, त्रिभुज बन गया, है ना। तो ये त्रिभुज को क्या कर देना, इस तरह से कलर कर देना, इस तरह से कलर कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। जो भी ग्राफ बनेगा त्रिभुज बनेगा, और एक्स अक्ष के साथ बना, देखिए एक्स अक्ष के साथ त्रिभुज बना, तो एक्स अक्ष के साथ जो भी त्रिभुज बना इसको हम लोग क्या कर देंगे, ठीक। तो बस इतना ही करना है। आप लोग उसी तरह से 3.1 तक 3.1 के जैसा इसको ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा, और इसी के साथ आपका 3.2 भी यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो आगे आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें, हम उसको क्या उस प्रॉब्लम को अगले के वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। चलिए